हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स को। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन पढ़ा दिया था बेटा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे क्या, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन जो पढ़ा था ना उसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे, देखो क्या है, यहाँ से सॉलिड स्फीयर है और ये जो सॉलिड स्फीयर है ना प्योर रोलिंग कर रहा है ये इंक्लाइन प्लेन पे। ये एक इंक्लाइन प्लेन है, 30 डिग्री इंक्लाइनेशन एंगल आ गया हॉरिजॉन्टल से 5 मीटर ऊपर से, यहाँ से एक सॉलिड स्फीयर को रिलीज किया गया है, लिखा है सॉलिड स्फीयर रिलीज, डायग्राम बनाया सॉलिड स्फीयर का। इफ स्फीयर रोल्स विदाउट स्लाइडिंग मीन्स ये प्योर रोलिंग करते हुए नीचे आ रहा है, तो पहला फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर ऑन इंक्लाइन। ये इंक्लाइन प्लेन पे इस जो ये स्फीयर होगा ना इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट विल बी स्पीड व्हेन इट्स रीच एट बॉटम, ये यहाँ जब बॉटम पे आ जाएगा तो इसका स्पीड कितना होगा, ठीक है। तो दोनों के लिए बेटा मैंने आपको बताया था एक ही फॉर्मूला, कल वाले लेक्चर में मैंने एक सिंगल फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए बोला, बस एक फॉर्मूला याद रखो आपका काम हो जाएगा, और वो फॉर्मूला था बेटा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप लोगों को सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला याद हो तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाओ, नहीं याद है तो फॉर्मूला देखो जल्दी से पहले और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ट्राई करो। तो वीडियो पोस्ट करो और दोनों क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ट्राई करो। मैं सोल्व करके बताता हूँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा बेटा, यह आता अपना जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर सॉलिड स्फीयर के लिए मैं क्या लिख दूं, 2/5 mr स्क्वायर इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो m से m गायब हो जाता है और k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का जो वैल्यू निकल के आता है यहाँ से आता है 2/5, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो निकल के आएगा मेरे पास बच्चे, यह आएगा g साइन 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1/2 होता है, 1 प्लस 2/5। तो यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकल के आया g इंटू 1/2 अपॉन 1 प्लस यहाँ आ जाएगा 5, ये आ जाएगा क्या बेटा, आप यहाँ से एलसीएम लोगे ना, इसको एलसीएम लेके अगर सिंप्लीफाई करते हो आप तो नीचे एलसीएम आ गया 5 प्लस 2, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया ऊपर 5 और नीचे आ गया 7/5, तो ये आ गया 25/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया अपना, ठीक है। मैच कराओ जरा, यही आंसर था क्या आप लोगों का। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर खुद से निकालो बेटा। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको क्या पता करना है, सेकंड वाले क्वेश्चन में ये पता करना है कि जब ये स्फीयर दौड़ते हुए लुढ़कते हुए प्योर रोलिंग करते हुए जब ग्राउंड पे आ जाएगा तो इसका स्पीड कितना होगा। पहला वाला तो आसान था कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लगा दिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लोगों ने भी फॉर्मूला याद करना होगा, मैंने एक ही फॉर्मूला आपको याद करने के लिए बोला था, एक आपको हमेशा पता होना चाहिए, म्यू मिनिमम ऑप्शनल है, याद कर लोगे तो ठीक, वरना सोल्व करना पड़ेगा आंसर के लिए। बट ये एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में काम आएगा, अभी जितने भी क्वेश्चन करूंगा ना ज्यादातर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन काम आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर मैच करा लो बेटा, आप लोगों का भी आंसर यही आया है या कुछ अलग आया है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा आपसे, सेकंड वाला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो व्हाट विल बी द स्पीड व्हेन इट रीच एट बॉटम, तो बॉटम पे स्पीड पता करेंगे इसका। तो सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, देखो बॉटम पे जो इसका स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, वो यहाँ इधर सोल्व कर लेता हूं। तो बॉटम पे स्पीड पता लगाने के लिए आपके पास दो मेथड है, या तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो या डायरेक्ट इक्वेशन लगा दो। डायरेक्ट इक्वेशन में क्या लिख दोगे, VCM स्क्वायर UCM स्क्वायर प्लस 2ACM इंटू SCM। तो फाइनल स्पीड का स्क्वायर, इनिशियल स्पीड 0 टू 25/7 इंटू ये SCM कहाँ से लेके आऊँ बेटा मैं, ये जो इंक्लाइन प्लेन दिया था ना मेरे को, ये इस टाइप का इंक्लाइन प्लेन दिया है, ये एंगल 30 डिग्री दिया है और आपको पता है ये वाली जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये यही तो है ना सेंटर ऑफ मास इतना चल के आया है ना। तो साइन 30 क्या लिख दिया बेटा मैंने, साइन 30 इक्वल टू 5 अपॉन SCM। तो ये जो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा 1/2 10 मीटर लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो इंटू ये 10 लिख दिया मैंने। तो यहाँ से V स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना आ गया देखो 500/7। तो यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया ये वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का ग्राउंड पाने पे ये आ रहा है √500/7 मीटर पर सेकंड। आप चाहो तो एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन से सोल्व करोगे तो उससे भी यही सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। सोल्व करके बताएं एनर्जी कंजर्वेशन से।
चलो कोई बच्चा अगर एनर्जी कंजर्वेशन लगाता है तो बोलेगा सर अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन से सोल्व करूं तो मेरा आंसर यही आएगा क्या? तो देखो जरा, ये तो अपन ने सोल्व किया कौन सा मेथड से, ये तो अपन ने सोल्व कर दिया कौन सा मेथड से, डायरेक्ट। अब मैं एक एनर्जी कंजर्वेशन लगा के सोल्व कर लेता हूँ। सेकेंड मेथड जो है उसमें क्या लिख दिया बेटा अपन, एनर्जी कंजर्वेशन, शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, बाद की काइनेटिक एनर्जी बाद की पोटेंशियल एनर्जी, रिलीज किया तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh लिख दिया, बाद की काइनेटिक एनर्जी जो लिखूंगा ना हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। मैंने बोला आप तो यही याद रखो, शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया, तो ये आगे इधर mgh 1/2 m v स्क्वायर प्लस 1/2, यहाँ आ जाएगा 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, v अपॉन r होल स्क्वायर, ये तो 0 है। अब यहाँ से कौन सी टर्म भाग जाएगी बेटा, ये m से m से तो गायब, m गायब, m गायब, m गायब, ये वाला 2 भी गायब हो जाएगा, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर भी गायब हो जाएगा, g की जगह 10 पुट कर लो, h की जगह 5 पुट कर लिया, ठीक है ना। यहाँ निकल के आया v स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे r स्क्वायर गायब, v स्क्वायर बाई 7। सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा, तो ये तो इधर आ गया 50, इधर आ गया एलसीएम कितना आ रहा है 14, 7v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, तो 50 इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 14। कुछ गड़बड़ है का भाया कुछ? यहाँ से जो v आ रहा है ना अपना v स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है क्या कुछ, ये आ रहा है 700 अपॉन 9 रूट, ऐसा आ रहा है। तो दोनों से आंसर अलग अलग आ गया, पता नहीं क्यों। चलो एक बार चेक कर लेते हैं जरा, एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा ना तो K1 U1 K2 U2 mgh ठीक है, हाफ mv स्क्वायर हाफ i ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। मेरे को चाहिए था सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ना, तो ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ये vcm icm टू बाई 5 mr स्क्वायर, m से m गायब कर दिया, g h की जगह 5 ही लिखना था, ठीक है, h भी 5 है, v स्क्वायर बाई 2, यहाँ गड़बड़ कर दिया ना, हाँ यहाँ पे v स्क्वायर बाई 5 आएगा, वही मैं सोच रहा हूँ ना कुछ गड़बड़ है यार, v स्क्वायर बाई 5 आएगा, तो यहाँ पे एलसीएम जो है ना ये सब कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है। इसको पूरा कैलकुलेट करता हूँ वापस, वही तो आ गया 50 इधर, और यहाँ एलसीएम आएगा अपना 10, यहाँ एलसीएम 10 आ गया ना, तो ये आ गया 5v स्क्वायर और ये आ गया 2v स्क्वायर, तो 50 इक्वल टू 7v स्क्वायर अपॉन 10, तो v स्क्वायर कितना आ गया 500/7, वही आ गया क्या देखो आंसर, तो v कितना आ गया √500/7 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ गया। वही सोचा ना मैं, आंसर अलग तो आ नहीं सकता, सेम आंसर आएगा बेटा अलग मेथड से भी। तो चाहो तो आप ये वाला मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हो, बट ये वाला मेथड कब लगाना है, जब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया हो, जैसे अपन ने क्वेश्चन में कैलकुलेट किया ना यहाँ पे। तो पहले तो वीडियो पॉज करके पूरी कहानी लिख डालो, जल्दी लिखो बेटा। चलो अब ये वाला मेथड देखो क्या है, ये अपन ने दोनों मेथड से पहला वाला जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना बेटा, पहला वाले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, यही लगाना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन ही नहीं, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास दो मेथड है, बट अगर आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया तो ये वाला मेथड ज्यादा सही रहेगा। अगर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछा होता आपसे, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा होता, ओनली यही क्वेश्चन होता, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ सॉलिड स्फीयर एट ग्राउंड, तो फिर क्या करना, ये वाला मेथड ज्यादा सही रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे एसीएम की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है बेटा, अभी तो दोनों मेथड से लिख लो आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, अ थिन हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर है ये, थिन हॉलो सिलेंडर स्लाइड्स विदाउट रोटेटिंग, मतलब केवल स्लाइड कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा। पहले वाले सिचुएशन में क्या कर रहा है, ओनली रोटेट, स्लाइड्स विदाउट रोटेटिंग, मतलब रोटेट नहीं कर रहा है, खाली स्लाइड कर रहा है। दूसरे में रोल्स विद द सेम स्पीड विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग कर रहा है। दूसरे वाले केस में क्या कर रहा है,
प्योर रोलिंग। तो ये दोनों सिचुएशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसका रेशियो क्या होगा, फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज इन द टू केसेस। तो वीडियो पॉज करो जल्दी से और ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ट्राई करो बच्चे। वीडियो पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ट्राई करो जल्दी। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ट्राई करें। चलो मैं सोल्व करता हूं जरा बेटा। देखोगे पहला फर्स्ट वाले केस में काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं और उसको मैं K1 नाम दे देता हूं। तो जो K1 होगा बेटा इसमें तो ओनली क्या आ जाएगा, हाफ mv² आ जाएगा क्या, क्योंकि इसमें रोटेशन तो हो नहीं रहा, ठीक है। अब दूसरे वाले केस में काइनेटिक एनर्जी को K2 नाम दे देता हूं। इसमें जो है ना हाफ mv² तो आएगा ही सही बेटा, साथ में हाफ I ω² भी आने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ रोलिंग हो रही है ना, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, ठीक है। रोलिंग जो हो रही है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, मतलब अपन बोल सकते हैं ऐसा क्या, प्योर रोलिंग कर रहा है तो रोटेशन भी होगा। अब यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी K2 हाफ mv² तो है ही सही। अब ये थिन होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर मतलब रिंग के जैसा, होलो सिलेंडर समझते हो ना आप लोग बेटा, यहाँ से बताएंगे होलो सिलेंडर ये इस टाइप का है, ये होलो सिलेंडर ये इस टाइप का होलो सिलेंडर है, ठीक है ना। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो लिखूंगा मैं, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा इसका इस एक्सिस के अबाउट, वो सेम एज रिंग हो जाएगा क्या, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr² इनटू ओमेगा की जगह लिख दो बेटा v/r। आपको पता है ना v = ωr होता है क्या, तो ओमेगा की जगह क्या लिखा जा सकता है v/r, और वो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो K2 कितना आ गया अपने पास 1/2 mv² प्लस r² से r² गया 1/2 mv², तो ये आ गया mv², और K1/K2 कितना आ गया, K1/K2 जो है 1/2 mv² अपॉन mv² गैप, आंसर आ गया 1/2 0.5। ऐसा अपना आंसर होगा। चेक करो जरा आप लोगों का आंसर भी यही था या कुछ अलग था, चेक करो बच्चे लोग जल्दी से फटाफट से, क्या आपका आंसर भी यही था या कुछ अलग था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ क्या, वीडियो पॉज करके लिख लिया बेटा, आंसर चेक कर लेना सब लोग अपना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ये रहा, पढ़ लो जल्दी से। When a sphere rolls down an inclined plane, then find percentage of rotational kinetic energy of the total kinetic energy। मीन्स इसमें भी वही पूछा आपसे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा है, और परसेंटेज है तो इंटू 100 कर देना कितना परसेंट है। तो चलो ट्राई करो बेटा। पहले आप क्या करोगे, पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, उसमें दोनों काइनेटिक एनर्जी होती है क्या, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी, तो उसमें कितना परसेंटेज रोटेटरी है और कितना परसेंटेज ट्रांसलेटरी है। तो आपको रोटेटरी का परसेंटेज पूछा है। ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए ट्राई करो बेटा। चलो मैं सोल्व करता हूं, आप लोगों ने सोल्व किया तो आंसर मैच कराना, नहीं किया तो फिर देखो मत, वीडियो पॉज करके सोल्व करो, ठीक है। चलो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो लिखते हैं बेटा अपन, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, हाफ mv² प्लस हाफ I ω²। अब अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे जो v आएगा बेटा, ये इसको मैंने फॉर्मूला में ऐसे लिखाया था VCm² और ICm², ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, फर्स्ट वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट तो ट्रांसलेटरी वाला होता है और ये वाला पार्ट रोटेटरी वाला होता है, मैंने ये भी बताया था आपको। तो मैं टोटल निकाल लेता हूँ पहले, टोटल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv/cm² प्लस 1/2। अब ये स्फीयर के बारे में जब बेटा ऐसा स्फीयर लिख दिया जाता है, जब आपको ये नहीं बता रहा है कि सॉलिड है होलो है, तो ऐसी सिचुएशन में आप है ना केवल स्फीयर लिखा है ना तो सॉलिड माना करो, जब होलो होगा ना तो वो स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। तो ICM लिख दोगे आप 2/5 mr² इनटू ओमेगा की जगह लिख दूं बेटा VCm/r, पिछले में समझाया था क्या सेम पैटर्न पे। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है ना, ये आ गई 1/2 m इंटू VCm² प्लस ये 2 से 2 गायब, ये आ गया 1/5 mv/cm², ठीक है। अब इसमें से बेटा ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट रोटेटरी वाला है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ये कितना आ रहा है बेटा 1/5 mv/cm² अपॉन 1/2 mv/cm² प्लस 1/5 mv/cm। नीचे तो टोटल लिख दिया मैंने,
नीचे तो मैंने जो एनर्जी लिखा है ना वो टोटल वाला लिखा है और ऊपर रोटेटरी वाला लिखा है। MVCM स्क्वायर सब जगह से गायब हो जाएगा, ये आंसर आएगा 1/5 1/2 प्लस 1/5। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 बचेगा, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं 5 और यहाँ 2, तो आंसर आ गया अपना 2/7। अब परसेंटेज की बात की जाए बेटा, परसेंटेज में कितना हो जाएगा? आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? परसेंटेज पूछा है क्या? तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा बेटा? परसेंटेज ऑफ, तो परसेंटेज में निकालूं तो 2/7 इंटू 100 कर दूंगा, तो आंसर हो गया आपका 200/7। 200/7 करोगे तो कितना आ गया? 2 तो ये हो गया ना 14 4 40 7 200/7 करता हूँ, जरा जल्दी से कर देता हूँ, एक सेकेंड। 200/7 तो ये आ रहा है बेटा 28, आजू बाजू 28.57%। ठीक है, अप्रोक्स आंसर निकालना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 28.57 क्या अप्रोक्स अपना आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का। नोट कर लो, आप लोग चेक करो जरा आप लोगों का आंसर क्या आ रहा था। ठीक है, नहीं आया, कुछ नहीं सोल्व किया तो वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, कम से कम सोल्व तो तुम्हें करना है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जल्दी से पढ़ डालो बेटा। क्या है देखो, अ बॉडी ऑफ मास m, ये जो बॉडी दिख रही है इसका मास m दिया है, रेडियस r दिया है। ठीक है, रोलिंग विद वेलोसिटी v ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, यहाँ पे रोलिंग कर रही है और स्पीड इसका v मान लिया। ठीक है, फ्लोर पे, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, और रोल्स अप ए रफ इरेगुलर इंक्लाइन प्लेन अप टू वर्टिकल हाइट। ये इरेगुलर शेप का रफ प्लेन है, इस पे ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, और कितना हाइट तक गई है? 3v²/4g। ठीक है, इतना ऊपर तक चली गई। कंप्यूट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, और साथ में इसका शेप पे कमेंट करो। मैं इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाएगा ना, तो वहां से अपन शेप बता देंगे। जैसे 2/5 हमारी स्क्वायर आ गया तो अपन बोल देंगे सॉलिड स्फीयर है, 2/3 हमारी स्क्वायर है तो होलो स्फीयर बोल देंगे। तो अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, बाकी तो अपन कमेंट कर देंगे क्या है। तो बेटा मैं क्वेश्चन में की थीम समझा देता हूं आपको क्या करना है। ये बॉडी जो है प्योर रोलिंग करते हुए ऊपर आगे बढ़ेगी। ठीक है, प्योर रोलिंग करते हुए ऊपर आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये आपको ऐसा मान लेना है और आंसर सोल्व कर देना। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो शेप इरेगुलर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इरेगुलर शेप हो कैसा भी हो, ये प्योर रोलिंग करते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है, कितना हाइट तक गई? 3v²/4g। एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, आंसर आ जाएगा। तो लगाओ जरा एनर्जी कंजर्वेशन, K1U1 K2U2 लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो लगाओ जरा जल्दी से, वीडियो पॉज करो और K1U1 K2U2 लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लगा दें जरा। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, देखो K1U1 सॉल्व कर देता हूँ। आप लोगों को ट्राई करना है बेटा, वीडियो पॉज करके, नहीं ट्राई किया अभी तक तो K1U1 K2U2। शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दोगे बेटा? टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mvcm² प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो 0 मान लिया, बाद में जब रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 0, और कितना ऊपर गया वो mg इंटू हाइट जो दिया है ना वो 3v²/4g क्वेश्चन में लिखा है, मैंने ये डार्क भी किया यहाँ पे, हाईलाइट किया है। ठीक है, अब ये इसके बारे में मुझे ये तो नहीं पता लग रहा कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या करूं बेटा, अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना हाफ mv² आ गया प्लस हाफ ICM, ओमेगा की जगह v/r लिख लेंगे बेटा स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना आ रहा है 3mv²/4। g से g तो मारा गया, ये g से g भाग जाएगा, 3/4 mv² आ गया। ठीक है, अब ये हाफ mv² इधर चला जाएगा तो कितना आ गया देखो, एक काम करेंगे हाफ, चलो इसको ऐसे रहने दो, 1/2 ICM
वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इसको, ठीक है। एम वी स्क्वायर कॉमन लिया तो 3/4 माइनस 1/2 बचेगा। 3/4 माइनस 1/2 कितना होता है? 1/4 होता है क्या? तो ये आ गया ICM वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने पे 1/4 आ रहा है और एक वी और गायब हो जाएगा यहाँ से। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर भी गायब कर दूँ तो ये जो ICM निकल के आया मेरे पास ये आया mr²/2। mr²/2 आ गया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाल लिया अपन ने। साथ में बॉडी पे क्या कमेंट करेंगे अपन? या तो ये डिस्क होगा या फिर सॉलिड सिलेंडर होगा। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा ही आता है ना, ठीक है। डिस्क भी हो सकता है ये और सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है। सॉलिड सिलेंडर आप समझते हो ना, आज अभी बताते हैं 3D वाला सॉलिड सिलेंडर ये रहा, ठीक है। ये इस टाइप से सॉलिड सिलेंडर होगा है। नहीं, ये दूसरी स्टाइल से रोल करेगा इसमें ना सॉलिड सिलेंडर, ठीक है बेटा। तो कहानी लिख डालो जरा यहाँ तक की। क्वेश्चन आसान था, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, आंसर आ जाएगा। कहानी नोट करो बेटा जल्दी से यहाँ तक और आगे बढ़ेंगे। देखो एक और क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और आया है अपना, यहाँ तक की कहानी लिख लेना वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझो पहले तो, खुद से रीड करो क्वेश्चन और समझो जरा क्या है कहानी क्वेश्चन की। क्वेश्चन रीड करो बेटा जल्दी से और समझ लीजिए जरा क्वेश्चन क्या है। चलो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। हॉरिजॉन्टल फोर्स F एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स F एक्ट्स ऑन ए स्फीयर। अगेन स्फीयर बोला है तो सॉलिड स्फीयर है ना। इसका मास m दिया है जैसा कि डायग्राम पे लगाया गया है, सेंटर पे लगा रहे हैं फोर्स। एंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द स्फीयर इज म्यू। ये जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ये म्यू कंसिडर कर लेना है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F की मैक्सिमम वैल्यू क्या कर दूं? क्या स्लिपिंग ना हो। स्लिपिंग ना हो मतलब प्योर रोलिंग होता रहे, विदाउट स्लाइडिंग ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़े। इसका मतलब क्या है? स्लिपिंग नहीं हो रही है और स्लिपिंग ना हो तो F की मैक्सिमम वैल्यू क्या कर दी जाए। तो ट्राई करो बच्चों, जरा ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चन ट्राई करते रहो। तो देखो क्या है यहाँ तक की कहानी आपको समझ आई क्या? अभी तक के सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये नहीं होगा मुझे पता है, ठीक है। तो चलो मैं सोल्व करता हूँ। ध्यान रखना ये वाला मैं सोल्व करके बता देता हूँ, ऐसा एक और क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेना आपने वीडियो पॉज करके। तो किस टाइप से सोल्व होगा देखो क्वेश्चन। पहले तो ये तो फोर्स F आ गया बेटा, है ना। ये तो फोर्स F आ गया इस पे। अब यहाँ फ्रिक्शन तो लगेगा पर स्लाइडिंग नहीं हो रही है। स्लाइडिंग होती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग नहीं हो रही तो स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पीछे मान लिया FS, ठीक है। हो सकता है कभी कभी ये FS आगे की डायरेक्शन में भी लग जाए, ठीक है। ये फ्रिक्शन की गारंटी नहीं, आगे पीछे किधर भी लग सकता है। मैंने पीछे मान लिया, अगर पॉजिटिव आ गया तो ठीक है, नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, ठीक है बेटा। अब देखो इस टाइप के इस पैटर्न के क्वेश्चन करने का एक फिक्स मेथड है और वो मेथड आपको भी फॉलो करना है बेटा, ठीक है। वही मेथड आपको भी फॉलो करना है तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। वरना क्वेश्चन जो है ये प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं तुम्हारे लिए। ऐसे और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये फोर्स जरूरी नहीं सेंटर पे लगाया जाए, हो सकता है टॉप पे लगा दिया जाए, हो सकता है बॉटम पे लगा दिया जाए, हो सकता है सेंटर से R/2 ऊपर लगाए, सेंटर से R/2 नीचे, कहीं भी लगाया जा सकता है फोर्स, ठीक है। तो आपको उस फोर्स को देख के नहीं डरना। तो इस ऐसे क्वेश्चन की इक्वेशन किस टाइप से बनाई जाएगी बेटा, किस टाइप से ये क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया है, इसलिए ध्यान से देखें बहुत अच्छे से। फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पे एक mg फोर्स नीचे भी लग रहा होगा और यहीं पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक ऊपर भी आएगा, ठीक है। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम आ गया। ये सेंटर से पास करेंगे F नॉर्मल और mg, स्टैटिक फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस पे लग रहा होगा। यही कहानी है यहाँ तक की। अब जैसा अपन ने एक क्वेश्चन किया था, जो रोलिंग वाला क्वेश्चन किया था, इंक्लाइन प्लेन से रोलिंग होते हुए नीचे आ रहे थे ऑब्जेक्ट, उसी टाइप से यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, वो मैंने मान लिया ACM, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है इस क्वेश्चन में। ये भी पूछा जा सकता है क्या बेटा, फाइंड
एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये तो इसमें कैलकुलेशन होगी सही है मिडल में ना। अभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। क्वेश्चन अलग टर्म में पूछा है, एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या कर दें कि ये प्योर रोलिंग करें। ठीक है, तो मैं पहले इक्वेशन सोल्व कर रहा हूँ, इसका एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। जैसे अपन आपको पता है काइनेमेटिक्स में नॉर्मल न्यूटन्स लॉ में इस टाइप के क्वेश्चन करते थे। यहाँ मैंने कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे दिया 0.3 और ये ब्लॉक मान लेते हैं 5 kg का, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने न्यूटन्स लॉ में करे। तो इसमें क्या कर देते हैं अपन, F माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 10 माइनस फ्रिक्शन जो भी होगा वो काइनेटिक होगा यहाँ पे, इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलरेशन कर दिया, आंसर आ जाता था। वही सेम कहानी अपने को यहाँ भी करनी है। ठीक है, और मैंने करी भी है एक बार, तो कब करी है देखो जरा, भी बताता हूँ। ठीक है, देखो आपको पता होगा मैंने एक इक्वेशन लिखा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या आ गया, F माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन मास इनटू ACM, पहला इक्वेशन। बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन पहली बार में नहीं होता किसी भी बच्चों से। ठीक है ना, तो ये एक पहला इक्वेशन तो ये आ गया, और तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो कैसे सॉल्व करें। देखो दूसरा इक्वेशन, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना बेटा, हमेशा टॉर्क का आएगा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखना होगा, इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा वाला फॉर्मूला आपको पता होगा। अब सेंटर ऑफ मास ये यहाँ पे होगा क्या, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखने से क्या होता है, जनरली ज्यादातर फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास करते हैं। जैसे ये एफ का टॉर्क गायब हो गया, नॉर्मल का टॉर्क गायब हो गया, और mg का टॉर्क गायब हो गया, और ये टॉर्क ऐसा आ रहा है, मतलब ये अल्फा ऐसा आएगा। ये टॉर्क आया फ्रिक्शन के कारण, स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण। इस पॉइंट के अबाउट देखा जाए तो जो टॉर्क देखोगे, नॉर्मल का टॉर्क गायब, mg का टॉर्क गायब, f का टॉर्क गायब, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इसको ऑब्जेक्ट को, बॉडी को ऐसे ऐसे घुमा रहा होगा, सॉलिड स्फीयर को ऐसे ऐसे घुमा रहा होगा। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू रेडियस इक्वल टू, सॉलिड स्फीयर है तो क्या लिख दूं मैं, 2/5 mr² इनटू अल्फा। ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, यहां से मैं स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अगर निकाल के यहां पुट करूंगा ना, तो दिक्कत ये आएगी कि अगेन मेरे पास अल्फा एक नया पैरामीटर आ गया। क्या आ गया, अल्फा एक नया वेरिएबल आ गया, तो वो उसको भी गायब करना पड़ेगा। अपन क्या कैलकुलेट करना चाह रहे थे, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। क्या कैलकुलेट पहले मैं ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना चाह रहा हूं बच्चा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आएगा, आप याद करो रोलिंग वाला क्वेश्चन, इंक्लाइन वाला, उसमें क्या किया था अपन ने, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन उसमें अपने को डायरेक्ट पता था, वहां से अपन ने इक्वेशन लगा के फ्रिक्शन निकाल लिया, वो फ्रिक्शन को म्यू इनटू नॉर्मल लिख लिया, उससे कम होगा, और वहीं से कंडीशन लगाया म्यू मिनिमम आ गया था। अब यहाँ क्वेश्चन में म्यू तो दिया ही है ऑलरेडी, ये रहा, ये म्यू तो क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी, मुझे एफ की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं यहाँ से। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन यहाँ कहीं पुट करेंगे अपन, स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन को म्यू इनटू नॉर्मल मैक्सिमम वैल्यू की कंडीशन लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से समझना है, लेंथी जरूर है क्वेश्चन पर समझ आएगा अच्छे से। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू आर को क्या लिख दिया मैंने, 2/5 mr² इनटू अल्फा। अब यहां से अगर बेटा देखा जाए तो ये जो अल्फा है ना, ये अल्फा का वैल्यू पता करते हैं, ये अल्फा क्या आने वाला है। ठीक है ना, वीडियो पॉज करके लिख लेना अगर दिख नहीं रहा है तो। ठीक है, ये अल्फा का हूं, अल्फा जो है मैं प्योर रोलिंग की कंडीशन लगा रहा हूं। जैसे अपन लिखते हैं ना बेटा VCM इक्वल टू ओमेगा आर, प्योर रोलिंग की कंडीशन में लिखते हैं ना अपन। प्योर रोलिंग में क्या लिखते हैं, प्योर रोलिंग VCM इक्वल टू ओमेगा आर। ऐसे यहां पे लिखा जा सकता है ACM इक्वल टू अल्फा आर। प्योर रोलिंग में, प्योर रोलिंग में क्या लिखा जा सकता है बेटा, सेंटर ऑफ मास का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो अल्फा आर के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है ना, मतलब स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए। यहां पे अगर ये ऐसे जा रहा है, ये अल्फा से ऐसे घूम रहा है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इधर, तो ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इधर, और अल्फा आर इधर। वही सेम कहानी है। अब इस पॉइंट का वेलोसिटी जो है ग्राउंड के, इसका एक्सेलरेशन, ग्राउंड के एक्सेलरेशन तो 0 है, तो ग्राउंड के एक्सेलरेशन के बराबर करूंगा कब, जब ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा,
दोनों साइड का वेलोसिटी, दोनों साइड का एक्सेलरेशन बराबर है, तो रेस्ट में होगा, स्लाइडिंग नहीं होगी। ठीक है, अब यहां से ACM का वैल्यू अल्फा आर जो है यहां पुट कर देते हैं और आंसर निकालते हैं, जरा क्या आ रहा है। ये इक्वेशन थर्ड आ गई। इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड से अगर देखा जाए तो जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू आर लिखा है मैंने, 2/5 mr² जो लिखा है, यहां से अल्फा का वैल्यू क्या लिख दूंगा, ACM अपॉन आर, ACM अपॉन आर। ये r² r गायब हो जाएगा, तो यहां से जो स्टैटिक फ्रिक्शन मेरे पास निकल के आया यह है 2/5 m इंटू ACM। ठीक है, 2/5 इंटू m इंटू ACM, ये आ गया क्या बेटा। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन आया बेटा, इसमें अगर मुझे ACM का कैलकुलेशन करना है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहां से ACM का कैलकुलेशन करना है। तो ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू ऑफ Fs इक्वल टू 2/5 m इंटू ACM, पुट इन इक्वेशन 1। फर्स्ट वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देता हूं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या आ गई, m 2/5 m ACM इक्वल टू m इंटू ACM। तो ये F का जो वैल्यू आएगा ना, ये m इंटू ACM प्लस 2/5 m इंटू ACM। तो यहाँ से जो फोर्स आ गया ना, ये आ गया कितना, 7/5 है m इंटू ACM। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, LCM नहीं लिया। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया 5F अपॉन 7m। अगर एक ये क्वेश्चन पूछा होता तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। क्वेश्चन बड़ा है और लास्ट, सबसे लास्ट में इसीलिए लिया मैंने क्वेश्चन, तो थोड़ा बड़ा है ये, ना। और हो सकता है किसी बच्चों को लग रहा हो सर ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है, ऊपर से जा रहा है बिल्कुल। तो एक बार और वीडियो देखना और फिर बिना देखे सॉल्व करना, तो समझ आएगा कुछ, है ना। पहले पूरा अच्छे से समझो। तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया क्या। अब अगर ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन यहाँ पुट कर दें तो फ्रिक्शन आ जाएगा क्या। तो इस इक्वेशन जो है ना, ये वाली जो इक्वेशन है, यहाँ से ये ACM का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो या फिर यहाँ पे पुट कर दो तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ से आएगा, देखो वीडियो पॉज करके लिख लेना बेटा। ये बड़ा है क्वेश्चन तो कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है, गायब हो गया। तो अब जो है स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ कितना आ जाएगा, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये आ गया मेरे पास कितना, 2/5 m इंटू 5F अपॉन 7m। m से m गायब हो गया, तो यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया 2/7F। ठीक है, आगे क्या है सॉल्व करना है। देखो अब आपको पता है बेटा, यहाँ से ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होती है, म्यू इंटू नॉर्मल। तो म्यू इंटू नॉर्मल की जगह मैं mg लिख दूं। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो भी होगा वो लेस देन मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ से आ रहा है 2/7F लेस देन इक्वल टू म्यू mg। तो F इज लेस देन इक्वल टू 7/2 म्यू mg। तो यहाँ से जो F की जो मैक्सिमम वैल्यू निकल के आई मेरे पास, वो कितनी आ गई बेटा, 7/2 म्यू mg। और यही अपना आंसर हो गया, नोट कर लो जरा। ठीक है, यही तो कहानी मैंने आपको बताई थी रोलिंग वाले केस में भी। ठीक है, तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है बेटा। क्लियर है कहानी। कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है पर समझ आएगी, आप लोग ट्राई करोगे तो। ठीक है, तो नोट कर लीजिए सारा का सारा सब कुछ, और एक बार क्वेश्चन को बिना देखे जरूर सोल्व करना। एक बार क्वेश्चन को बिना देखे जरूर सोल्व करना। रिपीट करता हूं, देखो क्या किया। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, F इक्वल टू एम ए वाला इक्वेशन लगा लो। F इक्वल टू एम वाला इक्वेशन लगाया। सबसे पहले क्या किया मैंने, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, F इक्वल टू एम ए वाला इक्वेशन लगा लिया। तो F कैपिटल F माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन टॉर्क का इक्वेशन, टॉर्क में अल्फा आ रहा था, अल्फा में एक प्योर रोलिंग का इक्वेशन ACM इक्वल टू अल्फा।
तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व सिंप्लीफाई करने पे अपने पास स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ रख के एफ का वैल्यू निकाल लेना है, एसीएम आ गया। और ये जो एसीएम यहाँ से आया है उसको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। ये रहा देखो, मैंने बोला था ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता ना सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो अपना आंसर ये आ जाता 5F/7m। अपना आंसर क्या हो जाता 5F/7m। बट ये तो नहीं पूछा, तो आपको क्या करना था, फ्रिक्शन की ये कंडीशन लगा के मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेनी थी एफ की, जिससे म्यू का मिनिमम वैल्यू निकाला था ना अपन ने, उसी टाइप से। ठीक है, नोट करो जरा, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना कहानी। चलो अब एक और कॉन्सेप्ट आता है बेटा, क्या नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट। ये सारा सब कुछ अलग है सबसे, तो मैंने यहाँ लास्ट में लेके आया हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। क्या है देखो दोनों, देखने से नाम सेंटर ऑफ मास तो अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ा है क्या, पुराना वाला पिछला एक चैप्टर पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास बेटा, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या मुसीबत है, इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वो वाला पॉइंट है, दोनों एक सिंगल पॉइंट है, ठीक है। दोनों क्या है बेटा, सिंगल पॉइंट है ऑब्जेक्ट। तो सेंटर ऑफ मास तो क्या है, जो सारा का सारा ऑब्जेक्ट का मास है ना, ऑब्जेक्ट का मास m मास जो है उसको एक सिंगल पॉइंट पे मान लेते हैं, उस सिंगल पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ मास। और उस पॉइंट के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, वो ऐसा पॉइंट है बेटा जहां पे सारा का सारा मास नहीं होगा, सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सारा का सारा कौन सा फोर्स होगा, जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स या जो भी ग्रेविटी आ रही, ग्रेविटी बोले तो mg और mg बोले तो वेट, mg को अपन वेट बोलते हैं ना, तो सारा का सारा वेट जिस पॉइंट पे मान लेते हैं, सारा का सारा वेट, उस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। या सारा का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स या सारा का सारा ग्रेविटी जिस पॉइंट पे मान लेंगे उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सारा मास जिस पे मान लेंगे वो होगा सेंटर ऑफ मास। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो सेम ही तो टर्म है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास तो सेम टर्म होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है, हमेशा सेम नहीं होगा, कभी अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। जो अपन सारी कहानियां पढ़ते हैं वहां पे जनरली ये दोनों पॉइंट्स एक ही होते हैं, ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जगह ग्रेविटी अलग अलग हो, ठीक है बेटा, मीन्स दोनों पॉइंट अलग अलग हो। कौन कौन से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, ठीक है बेटा। तो इसके बारे में लिख लेते हैं क्या है कहानी, वेट करना एक बार। देखो क्या है, तो पॉइंट समझ आ देता हूं। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या पॉइंट है, हाँ तो लिख रहा हूं, देखो क्या है, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट, center of mass is the point at which the distribution of mass the distribution of mass is equal in all directions, ठीक है। ऐसे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो क्या होगा, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच the
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की जगह आ जाएगा वेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, क्लियर है। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं क्या है। देखो एग्जांपल के थ्रू, यहां तक लिख लेना आप वीडियो पॉज करके। ठीक है, जैसे मान लेता हूं यहां पे जो अपने पास देखो ये दोनों पॉइंट सेम कब होंगे और डिफरेंट कब होंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। ये जो है ना COG बोले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है बेटा कि यहां पे जो भी आपका फोर्स लग रहा होता है ना, mg वाला फोर्स, ये जो भी फोर्स है, जैसे मान लो ये रोड है अपने पास और ये रोड के जो है ना ये अलग अलग पार्ट है। ये एक पार्ट ये आ गया, फिर दूसरा पार्ट ये आ गया, फिर तीसरा पार्ट, और ये जो सारा पार्ट है ना मैं पार्ट वाइज बनाता हूं। जैसे मान लो ये रोड आ गई अपने पास, ठीक है, ये रोड आ गई, एक पार्ट, दो पार्ट, 3 4 5 पार्ट मान लिए। अब ये पांचों पार्ट का जो ग्रेविटी लग रहा होगा, इसका नीचे, इसका नीचे, इसका नीचे और इसका नीचे, ठीक है ना, ये सारा लग रहा होगा। ठीक है ना, ये mg लग रहा है। मान लो ये हर एक पार्ट का मास 1 kg है। ये जो रोड है ना वो 5 kg का है। ये एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ये एक रोड है और 5 kg का रोड है। तो ये पांचों पार्ट अगर सिमेट्रिकल मान लूँ तो ये 10 न्यूटन का इक्वल फोर्स लग जाएगा सारा का सारा, 10 न्यूटन का। 1 kg का एक पार्ट होगा ना, 1 kg ये वाला पार्ट, 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg, तो 1 kg का कितना आ गया बेटा, 10 न्यूटन। अब ये जो है ना, मैं इस पूरी रोड को हटा के, इस पूरी रोड को हटा दूं, इस पूरी रोड को हटा के, सॉरी रोड तो एज इट इज है, ये सारे के सारे पार्ट एक, यार अच्छी नहीं बनी तो वैसी बनाना चाह रहे हैं एग्जैक्ट। ये जो रोड है ना, ये रोड ऐसी आ गई, तो 1 2 3 ये पार्ट आ गए, 5 पार्ट। अब मैं क्या करूं, इस रोड का जो ये सारा का सारा जो फोर्स है ना, ये जो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा, ये एक सिंगल पॉइंट पे लगा दूं 50 न्यूटन का जो फोर्स, ये एक सिंगल पॉइंट पे लगा दिया जाए। ये जो 50 न्यूटन का फोर्स था ना, एक सिंगल पॉइंट पे लगा दें अपन, तो ये जो सिंगल पॉइंट होगा ना, यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर यही पॉइंट तो सेंटर ऑफ मास भी होता है, सेंटर ऑफ मास भी तो यही पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ मास भी यही पॉइंट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यही पॉइंट सेंटर ऑफ मास भी, इसलिए ये वाले एग्जांपल में पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक सेम पॉइंट है। क्यों? उसके पीछे का लॉजिक, ये वाला जो एग्जांपल दिया ना मैंने, ए वाले क्वेश्चन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट किया अपन ने, ये रोड दिया, ठीक है, इस रोड को मैंने 5 kg का मान लिया, ठीक है, अरे मिट जाए यार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ये रोड जो है 5 kg का मान लिया, 10-10 न्यूटन का लगाया, तो 50 न्यूटन जिस पॉइंट पे लगाता हूं उसको अपन ने सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल दिया। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, सर यही पॉइंट तो सेंटर ऑफ मास भी है, सेंटर ऑफ मास भी तो यही सेम पॉइंट है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, यही सेम पॉइंट सेंटर ऑफ मास भी है। ठीक है, मैं भी बोल रहा हूं यही पॉइंट सेंटर ऑफ मास भी है, और सेंटर ऑफ पॉइंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर जाते हैं कब? जब जी का वैल्यू यूनिफॉर्म हो। यहाँ जी का वैल्यू यूनिफॉर्म है, जो mg लगाया होगा ना मैंने सब जगह, तो यहाँ भी 10 न्यूटन आया, यहाँ भी 10 आया, यहाँ भी 10 आया, यहाँ भी 10 आया और यहाँ भी 10 आया। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये अगर मान लो जी जो है यूनिफॉर्म है, इफ जी पता है ना आपको, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी यूनिफॉर्म है, तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट सेम पॉइंट, दोनों एक सिंगल पॉइंट पे होंगे। ठीक है, और मैंने यहां जैसे ये एग्जांपल ऐसा बनाया कि इसमें जी कांस्टेंट था। ठीक है, तो यही जो पॉइंट होगा यही सेंटर ऑफ मास भी हो जाएगा। बट अब जो दूसरा वाला जो एग्जांपल बनाता हूं मैं, जो दूसरा वाला एग्जांपल बना रहा हूं, उसमें दोनों को मैं डिफरेंट ला देता हूं। जो दूसरा वाला एग्जांपल देखो जरा,
तो इसमें मान लो मैं एक ऐसी जगह पर आ गया हूं, एक पहले यहां लिख देता हूं मैं ना, जो यहां लिखा है ना, अरे इफ जी नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि जनरली अपन ने अभी तक जी तो यूनिफॉर्म ही पढ़ा ना, जी का वैल्यू 9.8 ही पढ़ा है, बट हमेशा जी का वैल्यू 9.8 नहीं होता, ये अगले चैप्टर में पता लग जाएगा ग्रेविटेशन में, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को पता भी हो, अर्थ से अपन बहुत ऊपर चले जाते हैं तो जी का वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे ये लिख रहा हूं सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, दोनों जो है वो डिफरेंट पॉइंट पे होंगे। कब? जब जी नॉन यूनिफॉर्म हो जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, जैसे मान लो यही रोड वाला एग्जांपल लिया मैंने, 1 2 3 ये रोड आ गई, ठीक है। और ये जो रोड है ना बेटा, इस रोड पे मान लो यहाँ लग रहा है 3 न्यूटन, यहाँ लग रहा है 8 न्यूटन, यहाँ लग रहा है और ज़्यादा, ठीक है। यहाँ 3 न्यूटन था, 8 न्यूटन आ गया, यहाँ 10 न्यूटन आ गया, यहाँ मान लो 15 न्यूटन आ गया, और यहाँ और ज़्यादा आ रहा है 20 न्यूटन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये जो रोड है ना, यहाँ जी नॉन यूनिफॉर्म रहा होगा, ये वाली सिचुएशन में जी क्या रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। अब ये जी नॉन यूनिफॉर्म के कारण ही ऐसा कुछ गड़बड़ आ रहा है, और राइट में जाने पे जी का वैल्यू बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं रीजन बता दूंगा अभी, ठीक है। पहले समझो अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो रोड बनाई है ना बेटा अपन ने 1 2 3 4 5, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट होगा, ये जो सारा का सारा फोर्स मैंने लगाना है, ये सारा फोर्स कौन से पॉइंट पे लगाना है, सारा फोर्स कौन से पॉइंट पे लगाना है अपने को, ये 15 न्यूटन। तो सारा फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका शिफ्ट हो गया होगा बेटा राइट में, मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता नहीं यहाँ कहीं आएगा। और यहाँ पे कितना फोर्स लगा देना है टोटल, ये सारा फोर्स मिला के लगा देना है, जितना फोर्स था नहीं ये सब मिला के, कितना 20 30 40 45 45 और 8 कितना हो गया 50 53 56 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगा देना है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट पे मैंने सारा फोर्स लगाया, इस पॉइंट को तो बोल दिया जाता है क्या बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस पॉइंट को क्या बोल देंगे अपन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और यही वाली सिचुएशन में जो सेंटर ऑफ मास तो है ना बेटा, ये यही वाला पॉइंट रहेगा अपना सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये रोड जो है ना, ये रोड तो यूनिफॉर्म है, रोड ये यूनिफॉर्म है। पिछले वाले में भी रोड यूनिफॉर्म रोड थी, यहाँ पे ये यूनिफॉर्म रोड थी, यहाँ पे यूनिफॉर्म रोड, और ये वाली रोड भी यूनिफॉर्म रोड है, यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है। और ये जो यूनिफॉर्म रोड है वो तो 5 kg की थी, यहाँ जी भी यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म रोड, और साथ में जी भी क्या था, यूनिफॉर्म। अगर जी भी यूनिफॉर्म है और रोड भी यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सेम पॉइंट पे आ गए। यहाँ पे रोड तो यूनिफॉर्म है बट जी नॉन यूनिफॉर्म होने के कारण क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइट में शिफ्ट हो जाएगा और सेंटर ऑफ मास तो वही वाले पॉइंट पे रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कहानी है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। अब जो होता है बेटा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट होता है उसके अबाउट ग्रेविटेशनल टॉर्क 0 आता है, ठीक है। अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो 0 आएगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 इसलिए आएगा क्योंकि mg तो उसी से पॉइंट से पास करता है ना। तो ये पॉइंट याद रख लेना है क्या, टॉर्क या ग्रेविटेशनल टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या आएगा, टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये कितना आएगा 0, ठीक है बेटा। तो ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास दो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, ध्यान रखना। ये जनरली अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा है ना, वहां सब जगह एक सेम पॉइंट होते हैं। रिपीट कर रहा हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कब सेम हो जाते हैं, जब जी यूनिफॉर्म हो, जब जी क्या हो, यूनिफॉर्म। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एक पॉइंट तो ये रहा, जी अगर यूनिफॉर्म है तो दोनों पॉइंट सेम होंगे, और जी नॉन यूनिफॉर्म है तो दोनों पॉइंट डिफरेंट होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, टॉर्क जो निकालूंगा ग्रेविटी का टॉर्क या ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क, वो किसके अबाउट 0 आता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, ना कि सेंटर ऑफ मास के। सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 कब आ जाएगा,
जब जी यूनिफॉर्म हो, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम पॉइंट बन जाएगा कब, जब जी यूनिफॉर्म है तो। ठीक है बेटा, तो ये था अपना कॉन्सेप्ट किसका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास का। तो आज वाले लेक्चर के साथ ही बेटा अपन ने जो है ये रिजिड बॉडी डायनेमिक्स वाला जो चैप्टर है इसको पूरा खत्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर से अब अपन पढ़ना शुरू करेंगे क्या, नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन। ठीक है बेटा, तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ठीक है, पहली बार आया है इसलिए हो सकता है तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, पर इसको ध्यान से पढ़ना है तो समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो भी थोड़ा लेंथी पार्ट था। ठीक है बेटा, तो एक बार बिना देखे सोल्व करोगे तो सब समझ आ जाएगा। ठीक है, एक बार बिना देखे सोल्व करो, गलत होता है तो वापस से आप लोग नोट से पढ़ लेना। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके सारी कहानी लिख लेना बेटा। अब मैं सारा सब कुछ ये बता देता हूँ। हाँ, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये ऐसा सारा कहानी है। ठीक है बेटा, तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं बच्चों। थैंक यू।